नेक्स्ट इसके बाद हेडिंग लिखेंगे आप डेन। अब डेन, डच और डेन दोनों में अंतर समझना। डच शायद मैंने बताया भी होगा कि डच कहां से आए थे, डच हॉलैंड से आए थे, इस बात को ध्यान रखना है। डच कहां से आए थे, तो हॉलैंड से आए थे, हॉलैंड। हॉलैंड या ऐसे नीदरलैंड हो गया है ना, नीदरलैंड कह लो या हॉलैंड कह लो, यहां से तो डच आए थे। अंग्रेज कहां से आए थे, ये इस पर हमने बात कर ली कि ब्रिटेन से अंग्रेज आए थे। कहां से आए थे, ब्रिटेन से। पुर्तगाली कहां से आए थे, तो पुर्तगाली आए पुर्तगाल से। ये सब यूरोप की कंट्रीज है। हाँ, आप यूरोप एटलस में देखना, एटलस में सब आपको ये कंट्रियां दिखेंगी, नीदरलैंड, हॉलैंड ये भी दिखेगा, ब्रिटेन भी दिखेगा, पुर्तगाल भी दिखेगा। अब डेन कहां से आए, तो डेन जो है डेनमार्क से आए थे। डेन कहां से आए थे, डेन डेनमार्क से आए थे, डेनमार्क से आए थे। ये भी यूरोप की कंट्री है, इसको भी आप लोग उसमें देखना कि डेनमार्क कहाँ स्थित है। ठीक है, तो डेन जो है डेनमार्क से आए थे। और सन 1616 में, इसके बारे में हमने कहा था पहले, 1616 में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो सन 1616 में हुई थी। और इन्होंने जो है, डेनों ने अपनी व्यापारिक कोठियां, इनकी व्यापारिक कोठियां कहां स्थापित की, तो व्यापारिक कोठियां एक तो सेरामपुर, सेरामपुर और त्रावणकोर, त्रावणकोर में स्थापित की। ये ऐसे क्वेश्चन बन जाता है स्थापित की कि सेरामपुर और त्रावणकोर किसके व्यापारिक केंद्र थे, तो ये डेनों के व्यापारिक केंद्र थे। इस बात को आपने ध्यान रखना है। जो डेनों के व्यापारिक केंद्र थे, एक सेरामपुर हो गया, एक त्रावणकोर, ये प्रसिद्ध थे इनके, इस बात को ध्यान रखना। और ये 1845 में जो है, 1845 में डेन अपनी व्यापारिक कोठियां अंग्रेजों को बेचकर चले गए, अंग्रेजों को बेचकर चले गए। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने जो है यहां पर अपनी जो व्यापारिक कोठियां थी, ये अंग्रेजों को बेच करके सीधे निकल लिए। इनने देखा कि भाई यहाँ पर अंग्रेजों का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, तो इनने ज्यादा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं समझा और अपनी व्यापारिक कोठियां बेच करके चले गए। जबकि डचों के बारे में हमने देखा, डच अंग्रेजों से टकराए और इन्होंने जो हमने बेदारा का युद्ध देखा था 1759 में, और मीर जाफर के साथ मिलकर के डचों ने जो है अंग्रेजों से युद्ध लड़ा और इनकी बुरी हार हुई। उसके बाद ये यहाँ से चले गए थे। ठीक है, लेकिन जो डेन थे ये पहले ही 1845 में अपनी व्यापारिक कोठियां बेच करके यहाँ से चले गए। अब फ्रांसीसियों का क्या रहा, डच भी चले गए, डेन भी चले गए, पुर्तगालियों के साथ इनके व्यापारिक रिश्ते थे, ठीक ही था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी अब फ्रांसीसियों का क्या हुआ, इनके साथ फिर युद्ध हुए फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच, और फिर जाकर के फ्रांसीसी भी यहां से चले गए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फ्रांसीसियों की। पुर्तगाली हो गया, डच हो गया, अंग्रेज हो गया, डेन हो गया। अब आ जाते हैं सीधे सीधे फ्रांसीसियों के बारे में, दो चार बातें यहां पर समझ लेते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट आप लोग लिख लो इनको। अब आप लोग हेडिंग लिखेंगे फ्रांसीसी। पुर्तगाली पढ़ा हमने, डच पढ़ा, अंग्रेज पढ़ा, और डेनों के बारे में भी हमने देख लिया। इसमें डेनों का बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। डेनों के बारे में एक दो क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो डेन कहां से आए थे, तो डेनमार्क से आए थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, जो ये सेरामपुर और त्रावणकोर हमने कहा, ये किसके व्यापारिक केंद्र थे, तो ये डेनों के व्यापारिक केंद्र थे। ठीक है, ये दो ही पॉइंट इसमें डेन के बारे में जब पूछे जाते हैं तो यही पूछे जाते हैं, इस पर आप लोग ध्यान देंगे। अब फ्रांसीसियों की थोड़ा सा हम बात करते हैं कि फ्रांसीसियों से किस तरीके का इनने यहाँ पर अपना विस्तार किया। तो अगली हेडिंग लिखेंगे फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी सिंपल सी बात है, फ्रांसीसी है तो कहां से आए थे, फ्रांस से आए थे। ठीक है, पुर्तगाली कहां से आए, पुर्तगाल से। डच कहां से आए, तो हॉलैंड से आए थे। ठीक है, डच हॉलैंड से आए। और उसके बाद डेन कहां से आए, तो डेनमार्क से आए। पुर्तगाली, डच, डेन, अंग्रेज कहां से आए, तो ब्रिटेन से आए।
अब बात आ रही है फ्रांसीसियों की, तो फ्रांसीसी कहां से आए थे? फ्रांस से आए। अब सबसे पहले बात आती है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हमने कहा सन 1600 में हुई थी। उसके बाद हमने डचों की बात की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1616 में हुई थी। अब यहां पर जो है इनकी बात आ रही है, फ्रांसीसियों की बात आ रही है, तो सन 1664 से शुरुआत होती है। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक लुई 14वां था। ध्यान रखेंगे, लुई 14वां, लुई 16वां। अगर आपको ध्यान होगा तो हिस्ट्री में आपने वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो वहां पर इनके नाम आते हैं। ठीक है, कि स्थापना लुई 14वें के मंत्री कोलवर्ट ने की। ये पॉइंट भी, ये नाम इंपोर्टेंट होता है, कोलवर्ट ने की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी, तो इसका नाम है कोलवर्ट। और कब की थी? तो सन 1664 में। ठीक है, अब इन्होंने इसके बाद सन 1668 में सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब मैंने कहा कि एक तो सूरत में अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी खोली थी। सन 1608 में अंग्रेजों ने वहां पर व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया था, लेकिन वो खोल नहीं पाए थे। उसके बाद 1611 में अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। फिर हमने कहा सन 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी खोल ली थी। अब यहां पर 1668 में फ्रांसीसियों ने भी अपनी व्यापारिक कोठी कहां स्थापित कर ली? सूरत में स्थापित कर ली। अब यहां से क्या हुआ देखो, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1673 में फ्रांसिस मार्टिन का नाम आता है। 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की नींव रखी। किसकी नींव रखी? पांडिचेरी की नींव रखी। जो पांडिचेरी है ना, पुडुचेरी जिसे कहते हैं, नींव रखी। तो इस पुडुचेरी की नींव किसने रखी थी? फ्रांसिस मार्टिन। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि पांडिचेरी की नींव किसने रखी थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना करने वाला था फ्रांसिस मार्टिन। अब मैंने आपको एक तो मद्रास बता दिया, मद्रास की स्थापना किसने की। ठीक है, दूसरा मैंने आपको मुंबई की स्थापना किसने की ये भी बताया और कभी। तीसरा मैंने आपको कलकत्ता की स्थापना कब और किसने की बता दिया। और अब मैंने पुडुचेरी की स्थापना कब और किसने की ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इन पॉइंटों पर आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने कहा था कि 1639 में फ्रांसिस डे ने मद्रास की नींव रखी थी। किसने रखी थी? फ्रांसिस डे ने मद्रास की नींव रखी। और फिर मैंने आपको यहां पर मद्रास की बात हमने कहा था, किसने रखी थी? फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे में लिया था और यहां पर जो है मद्रास की स्थापना की। इसके बाद मुंबई में आए थे और यहां पर हमने कहा था कि गेराल्ड ओंगियार ने मुंबई की स्थापना की थी। गेराल्ड ओंगियार। ठीक है, अब इसने जो है मुंबई को दहेज में जब चार्ल्स द्वितीय को मिला था तो उसने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई दे दी थी और गेराल्ड ओंगियार ने यहां पर मुंबई की स्थापना की थी। फिर हमने जॉब चार्नक की बात की थी और हमने कहा कि जो जॉब चार्नक था, चार्नक और इन्होंने जो है कलकत्ता की नींव रखी। और फिर हम बात कर रहे हैं फ्रांसिस मार्टिन ने जो है किसकी नींव रखी? फ्रांसिस मार्टिन ने पुडुचेरी की नींव रख दी। ठीक, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। मद्रास, मुंबई, कलकत्ता और पुडुचेरी की स्थापना किसने की थी? इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। अब यहां पर क्या हुआ देखो, फ्रांसीसी भी व्यापार कर रहे थे और अंग्रेज भी व्यापार कर रहे थे। अब इनके जो आपसी हित थे, व्यापारिक हित थे, वो एक दूसरे से टकरा रहे थे। ठीक है, इनके व्यापारिक हित आपस में टकरा रहे थे। ऐसे में इनने देखा कि भाई अब हमारे व्यापारिक हित आपस में टकरा रहे और फिर इनके बीच हुई कुछ युद्ध हुए। और इन युद्धों के बारे में हम 2-3 युद्ध यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहते हैं। इन्हें कर्नाटक के युद्ध कहते हैं। अब यहां से शुरू होते हैं कर्नाटक के युद्ध।
कर्नाटक के युद्ध किसके बीच हुए भी पूछा जा सकता है। तो कर्नाटक के युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुए थे। ये 3 युद्ध हुए थे और प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर बात करेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध और फिर दूसरा कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध और फिर तीसरा कर्नाटक युद्ध, ये 3 कर्नाटक के युद्ध हुए। इनको आप याद रखना, इन पर क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर के 1746 से 48 के बीच चला, ठीक है। और दूसरा 1748 से लेकर के 54 तक, 1754 तक दूसरा चला था। और 1754 से शुरू होकर के 1763 तक तीसरा कर्नाटक युद्ध चला। ये 3 युद्ध हुए थे, इनको आप ध्यान रखेंगे। अब जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ, ये किस संधि के साथ समाप्त हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये एक्सला-सापिल, एक्सला-सापिल की संधि हुई, सापिल की संधि, यूरोप में ही ये संधि हुई एक्सला-सापिल की, वहां संधि हुई। वहां पर उत्तराधिकार के युद्ध चल रहे थे, उससे यहां पर भी ये आपस में लड़ रहे थे। और ये एक्सला-सापिल की संधि वहां यूरोप में हुई, तो फिर यहां भी इनका युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन फिर उसके बाद दूसरा कर्नाटक युद्ध चल गया और ये पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ। पूछा जाता है कि दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ, तो पांडिचेरी की संधि के साथ ये समाप्त हुआ। पांडिचेरी में संधि हुई, वहां से जो है ये वाला समाप्त हुआ। और तीसरा युद्ध जो है पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ, पेरिस की संधि हुई। उसके बाद तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया और इनके बीच जो है यहाँ पर आपस में फिर समझौता हो गया। कुछ एक क्षेत्र थे वो फ्रांसीसियों को दे दिए गए, बाकी सारे क्षेत्र अंग्रेजों ने अपना लिए। और फिर जो है इनने फ्रांसीसियों ने बस उतने ही क्षेत्र में अपने ये रहे, बाकी के क्षेत्रों को इनने छोड़ दिया, ठीक है। तो अंग्रेजों का यहाँ पर धीरे धीरे अब यहाँ से विस्तार होने लगा और अंग्रेज भारतीय राजनीति में भी यहाँ से प्रवेश करने लगे। तो इतने पॉइंट फ्रांसीसियों के बारे में लिख लो, बहुत ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। एक तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1664 में कोलवर्ट ने की। और फिर 1668 में इन्होंने सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी खोली और फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की नींव 1673 में रखी। और यहां से फिर ये 3 कर्नाटक के युद्ध हुए और पहला कर्नाटक युद्ध एक्सला-सापिल की संधि के साथ समाप्त हुआ, दूसरा पांडिचेरी की संधि और तीसरा पेरिस की संधि। ये संधियां इंपॉर्टेंट होती है, किस संधि के साथ कौन सा युद्ध समाप्त हुआ, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर शुरू हो जाती है कि हमने एक तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, ये तो क्रम पढ़ लिया कि किसके बाद कौन आया, किसके बाद कौन आया और इन्होंने यहाँ पर किस तरह से अपनी शुरुआत की या व्यापार करने की शुरुआत की, इन पर हमने चर्चा की। अब यहां से हम बात करेंगे कि अंग्रेजों का भारतीय राजनीति में कैसे प्रवेश हुआ, उस पर आते हैं। इसको जल्दी लिखिए और अगली हेडिंग लिखेंगे अंग्रेजों का भारतीय राजनीति में प्रवेश। अब इंपॉर्टेंट पोर्शन यहां से आ जाता है।